नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली ब्रज भाषा के बारे में और जानेंगे कि ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है और इसमें कौन कौन सी साहित्यिक रचनाएं की गई है और ये ब्रज भाषा क्यों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ब्रज भाषा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ब्रज भाषा क्या है। एक बोली है। क्या है? एक बोली है। ब्रज भाषा क्या है? एक बोली है। ब्रज भाषा एक बोली है। ठीक है, ब्रज भाषा एक बोली है। तब आपके दिमाग में या आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ब्रज भाषा जब एक बोली है, जब ब्रज भाषा एक बोली है तो इसके नाम में भाषा क्यों लगा हुआ है? इसके नाम में भाषा क्यों लगा हुआ है? तो इसका कारण ये है कि ब्रज भाषा ध्यान दीजिएगा कि ब्रज भाषा का प्रयोग, ब्रज भाषा का जो प्रयोग होता रहा कब तक होता रहा? लगभग 1400 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक ब्रज भाषा का प्रयोग होता रहा, इस्तेमाल होता रहा। कब तक होता रहा है? 1400 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। किस लिए इस्तेमाल होता रहा? तो ये सारी साहित्यिक रचनाएं जो इस समय होती थी, सारी साहित्यिक रचनाएं, जो गद्य की रचनाएं या पद की रचनाएं की बात करें तो सभी की सभी रचनाएं जो किस भाषा में होती थी, किस बोली में होती थी, तो वो थी कौन सी? ब्रज भाषा में। कौन सी थी? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में ही सभी साहित्यिक रचनाएं होती थी। और अगर बात किया जाए तो ब्रज भाषा जो है, ब्रज बोली जो है क्या है? साहित्यिक रूप से संपन्न भाषा है। साहित्यिक संपन्न और समृद्ध बोली है। क्या है? बोली है या भाषा है। ठीक है, साहित्य समृद्ध बोली है। अब इसमें जो है बहुत सी रचनाएं की गई है, बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएं की गई है, बहुत सी गद्य और पद्य की रचनाएं की गई। साथ साथ बात करें तो इस ब्रज भाषा को या ब्रज बोली को ज़्यादा प्रचार प्रसार करने में, ज़्यादा फैलाने में, ज़्यादा दूरी तक इसको लोगों तक, जनमानस तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो है कृष्ण भक्त कवियों का। समझ गए? कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा को, ब्रज बोली को केवल यूपी तक ही सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसका प्रचार प्रसार जो है पश्चिम बंगाल से लेकर के असम तक किया। कहाँ तक किया? पश्चिम बंगाल से लेकर के असम तक। समझ गए? तो अगर बात किया जाए दूसरी तरह से हम ये भी कर सकते हैं कि ब्रज भाषा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो किया वो कृष्ण भक्त कवियों ने किया। कृष्ण की स्तुति करने के लिए, कृष्ण की पूजा करने के लिए, या कृष्ण भक्त कवियों का जो भाषा माध्यम था, कृष्ण भक्त कवियों का भाषा माध्यम यही था, ब्रज भाषा ही था। भाषा माध्यम ब्रज भाषा ही था। कौन सी थी? ब्रज भाषा। ये कह सकते हैं हम लोग कि कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा का इस्तेमाल कृष्ण की स्तुति करने के लिए किया, कृष्ण की भक्ति करने के लिए किया, कृष्ण भगवान के लीलाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए किया। ठीक है, कृष्ण के लीलाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए किया। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो है इतनी सारी चीज़ें इस ब्रज भाषा में की गई है। पहली बात कि ब्रज भाषा का प्रयोग 1400 से 1900 ईस्वी तक होता रहा, तो इतनी लंबी अवधि तक जो है ब्रज भाषा का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, ब्रज भाषा का इस्तेमाल हुआ किस लिए हुआ? हमारी सारी साहित्यिक रचनाएं गिनने के लिए। दूसरी बात कि ब्रज भाषा को या ब्रज बोली को हिंदी की प्रथम बोली कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ब्रज भाषा हिंदी की सबसे पुरानी बोली है, हिंदी भाषा की सबसे पुरानी बोली है, या प्रथम बोली है, सबसे पुरानी बोली है। जैसे कहिए कि प्रथम या पुरानी बोली भी यही है, पुरानी बोली या भाषा है। अब बात आता है कि हमारे ये जो ब्रज है, ब्रज में बोली क्यों नहीं लगाया गया? इसको ब्रज बोली क्यों नहीं कहते हैं? ब्रज भाषा क्यों कहते हैं? ब्रज भाषा क्यों कहते हैं? तो इसका कारण यही है कि सबसे पहले इसका कारण यह है कि यह जो है सबसे पुरानी बोली या सबसे पुरानी भाषा है। इसका प्रयोग 1400 से लगभग 1900 ईस्वी तक होता रहा। 1400 से 1900 ईस्वी तक लगभग इसका प्रयोग होता रहा। ब्रज भाषा का प्रयोग 1400 से लगभग 1900 ईस्वी तक होता रहा। साथ में इस दौरान सभी साहित्यिक रचनाएं या पद की या गद्य की रचनाएं जो की गई वो ब्रज भाषा में की गई। और बात किया जाए तो कृष्ण भक्त कवियों ने जो भी अपनी स्तुति की, जो भी अपने इस भक्ति की कृष्ण भगवान की, वो इसी भाषा में की। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की भक्ति के लिए जो भाषा माध्यम चुना वो कौन सा था? ब्रज भाषा था। कृष्ण भक्त कवियों ने, या कहे चैतन्य संप्रदाय के कवि, या कहिए निम्बार्क संप्रदाय के कवियों ने भी इनकी भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए कौन सी भाषा चुना? ब्रज भाषा। कौन सी चुना? ब्रज भाषा। तो इस तरह से हम ये भी कर सकते हैं कि ब्रज भाषा का फैलाव जो है हमारे यूपी तक ही नहीं सीमित है, बल्कि और भी जगहों पर इस भाषा का प्रचार प्रसार किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब ब्रज भाषा इतनी समृद्ध है, इतनी संपन्न है, और इसका प्रयोग इतने लंबे समय तक होता रहा है, और कृष्ण भक्त कवियों ने जब इसका इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है, तो इसकी समृद्धि को देख करके, इसकी संपन्नता को देख करके, इसकी साहित्यिक रचनाओं को देख करके और इसकी इतनी लंबी अवधि तक प्रयोग को देख करके
हमारे भाषाविदों ने, हमारा भाषा वैज्ञानिकों ने या हमारे व्याकरणों ने इस भाषा को, इस बोली को यानी ब्रज भाषा को, ब्रज बोली को ब्रज बोली न कह करके इसके महत्व को देखते हुए इसको ब्रज भाषा कहा है, इसको ब्रज भाषा कहा है। ब्रज भाषा की या ब्रज बोली की महत्व को देख करके, इसकी गरिमा को देख करके, इसकी समृद्धि को देखकर इसको ब्रज बोली न कह के ब्रज भाषा ही कहा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इस बोली की या इस ब्रज भाषा की मुख्य केंद्र की। किसकी? मुख्य केंद्र की। मुख्य केंद्र इसका क्या है या उद्गम स्थल क्या है, या ये भी हम कह सकते हैं कि वो कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे अच्छी ब्रज भाषा बोली जाती है, सबसे शुद्ध, सबसे आदर्श ब्रज भाषा बोली जाती है। तो चलिए हम लोग आज उस जगह के बारे में जानते हैं, उस जगह की चर्चा करते हैं जहाँ पर ब्रज भाषा पूरी तरह से अच्छी, पूरी तरह से शुद्ध, पूरी तरह से आदर्श बोली जाती है, सबसे बढ़िया बोली जाती है। ठीक है, तो वो कौन सी जगह है? ठीक है, वो कौन सी जगह है? वो कौन सी जगह है? चलिए देखते हैं वो कौन सी जगह है। तो बाबू ब्रज भाषा का जो मुख्य केंद्र है, ब्रज भाषा का जो मुख्य केंद्र है, ब्रज भाषा का जो मुख्य केंद्र है, इसके मुख्य केंद्र की बात अगर करें हम, तो मुख्य केंद्र कौन सा है? आप ही समझ जाइएगा कि मुख्य केंद्र कौन सा है। आप बताइए कि ब्रज किसको कहते हैं? ब्रज कौन से स्थान को कहते हैं? या वृंदावन कौन से स्थान को कहते हैं? या अभी नहीं आपको समझ में आया तो आप बताइए कि ब्रज की होली कहाँ खेली जाती है? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप बताइए कि लठमार होली कहाँ खेली जाती है? अभी नहीं समझ में आया? अरे या तो अभी नहीं समझ में आया तो तुम क्या समझते हो भैया? समझ गए? तो ब्रज का जो मुख्य केंद्र है, ब्रज बोली का या ब्रज भाषा का जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा है? मथुरा है। कौन सा है? मथुरा। कौन सा है? मथुरा। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। तो अभी हम आपको बता रहे थे ब्रज की होली या ब्रज भाषा, ब्रज की होली या ब्रज भाषा, सॉरी ब्रज बोली या ब्रज भाषा बता रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया कि ब्रज में कौन सी होली खेली जाती है? लठमार होली। कौन सी? लठमार होली। ब्रज की होली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है यूपी में। ठीक है, यूपी में नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध है। तो ब्रज में या वृंदावन में लठमार होली खेली जाती है। क्या खेली जाती है? लठमार होली। और इसमें जो है वहाँ की जो गोपियाँ होती है वो ग्वालों को लाठी से पीटती है, लाठी से मारती है, साथ साथ रंग और अबीर गुलाल सब लगाती है। ठीक है, ठीक है, ब्रज की होली। ब्रज की होली यार भुजाई वाला होली की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रज की होली, जहाँ ये होली जो है महीनों भर चलता है। हम लोग तो 1-2 दिन में समाप्त कर देते हैं, लेकिन ब्रज में जो होली होती है वो महीनों चलता है। महीनों मतलब महीना भर चलते रहता है। और इसमें गोपियाँ जो है हमारे ग्वाले भाइयों को लाठी से मारती है। ठीक है, और वो आसानी से मार भी खाते हैं। ठीक है, और पूरा रंग गुलाल अबीर खूब होता है। ठीक है, तो अब आपको लग रहा है कि हमको क्यों बता रहे हैं? ये भी महत्वपूर्ण है, जो हम बता रहे हैं ना, ये भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि वो ब्रज की जब होली होती है या लठमार होली होती है तो उसमें जो गीत बजता है, उसमें जो गाने बजते हैं वो पूरी तरह से ब्रज भाषा में या ब्रज बोली में लिखी हुई गीतें या गाने ही उसमें बजते हैं। ठीक है, उसमें जो गीत होली के समय, ब्रज की होली के समय जो गीत बजती है या जो गाने बजते हैं या जो गीत गाए जाते हैं वो शुद्ध रूप से ब्रज भाषा में होते हैं, शुद्ध रूप से ब्रज भाषा में होते हैं। इसको आप नेट पर भी देख सकते हैं या यूट्यूब पर भी देख सकते हैं कि ब्रज में होली कैसे होती है और वहाँ कौन से गीत बजते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। हम लोग सबसे पहले जान गए कि इसका मुख्य केंद्र कौन सा है? ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र कौन सा है? मथुरा है। कौन सा है? मथुरा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या केवल मथुरा में ही ब्रज भाषा बोली जाती है? केवल मथुरा ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर ही ब्रज भाषा बोली जाती है? केवल मथुरा है जहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि केवल मथुरा हो और केवल मथुरा में ही ब्रज भाषा बोली जाती है। जब इसकी प्रसिद्धि, इसकी समृद्धि ब्रज भाषा की इतनी बड़ी है तो इसका जगह, इसका फैलाव भी बहुत ज़्यादा होगा, यानी इसको बोलने वाली जगह भी जो होगी, वो उसका जो क्षेत्र होगा वो भी बहुत बड़ा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि वो और कौन कौन सी जगह है जहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। तो इसको अगर और क्षेत्र की बात किया जाए, प्रयोग क्षेत्र की अगर बात किया जाए कि इसका प्रयोग क्षेत्र और कौन कौन सा है, तो इसका प्रयोग क्षेत्र और है आपका आगरा। कौन सा है? आगरा है। मुख्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आगरा है, अलीगढ़ है, और है आपका बदाऊं और बरेली। और कहाँ है? बरेली है। और कहाँ है? बरेली है। कहाँ है? बरेली है। ठीक है, चलिए तो अभी हमने कुछ समय पहले आपको बताया था कि ब्रज बोली का या ब्रज भाषा का जो प्रचार प्रसार हुआ वो पश्चिम बंगाल से लेकर के असम तक हुआ। पश्चिम बंगाल से लेकर के असम तक हुआ। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, पश्चिम बंगाल में और असम में जो ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार हुआ, जो हमारे कृष्ण भक्त कवियों ने वहाँ प्रचार प्रसार किया, तो वहाँ एक अलग नाम से किया, ब्रज भाषा का एक अलग नाम से किया। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ब्रज भाषा को असम में क्या कहते हैं, ब्रज भाषा को असम में क्या कहते हैं या पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं। ब्रज भाषा को असम में या पश्चिम बंगाल में एक अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ब्रज भाषा को क्या कहते हैं। पश्चिम बंगाल में ब्रज भाषा को
पश्चिम बंगाल में ब्रज भाषा को ब्रजबुली कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ब्रजबुली। क्या कहते हैं? ब्रजबुली। ब्रजबुली, ठीक है, ब्रजबुली। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एसटीटी या टीटी में बहुत इसको पूछा जाता है, ब्रजबुली कहते हैं। पश्चिम बंगाल में ब्रज भाषा को ब्रजबुली कहते हैं। बात करें अब असम की, तो असम में बाबू, असम में ब्रज भाषा को, असम में ब्रज भाषा को, इसी से मिलता जुलता नाम है। असम में ब्रज भाषा को ब्रजावली कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रजावली। क्या कहते हैं? ब्रजावली कहते हैं, ठीक है, ब्रजावली कहते हैं। यानी पश्चिम बंगाल में ब्रज भाषा को ब्रजबुली कहते हैं और असम में ब्रज भाषा को ब्रजावली कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या कोई दूसरे देश भी ऐसा है जहाँ पर ब्रजभाषा बोली जाती है? कोई दूसरा देश भी है जहाँ पर ब्रजभाषा बोली जाती है? तो हाँ मेरे बाबू, दूसरे भी एक ऐसा देश है जहाँ पर ब्रजभाषा बोली जाती है, ठीक है। वो कौन सा है? तो एक देश है जो अफगानिस्तान के बगल में है, उसका नाम है ताजुबेकिस्तान। क्या नाम है? ताजुबेकिस्तान। वहाँ पर ब्रजभाषा बोली जाती है, वहाँ पर ब्रजभाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। और वहाँ पर जो ब्रजभाषा बोली जाती है वो उस देश के अनुसार ताजुबेकिस्तान में बोली जाती है, इसलिए वहाँ पर की ताजुबेकिस्तान की ब्रजभाषा को ताजुबेकी ब्रजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? ताजुबेकी ब्रजभाषा। एक देश है जहाँ ब्रजभाषा बोली जाती है, ठीक है, एक देश है जहाँ ब्रजभाषा बोली जाती है, उस देश का नाम है ताजुबेकिस्तान, ठीक है। वो यहाँ पर जो ब्रजभाषा बोली जाती है उसका नाम है ताजुबेकी। क्या नाम है? ताजुबेकी ब्रजभाषा। क्या नाम है? ताजुबेकी ब्रजभाषा, ठीक है। तो ये हुए मुख्य केंद्र और इसका प्रयोग क्षेत्र, यानी कि ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो पहला जो इसका मुख्य केंद्र है आपका मथुरा है, जो यूपी में पड़ता है। दूसरा इसके प्रयोग क्षेत्र की बात किया जाए तो आरा, अलीगढ़, बदायूं, बरेली, ये भी यूपी में ही पड़ता है। बात किया जाए पश्चिम बंगाल में, हमारे जो कृष्ण भक्त कवि थे उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया तो वहाँ किस नाम से किया? तो ब्रजबुली के नाम से किया। असम में ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार किस नाम से किया गया? तो ब्रजावली के नाम से किया गया। और एक अलग देश है, ठीक है, एक देश है भारत के अलावा अगर बात किया जाए तो किस देश में ब्रज भाषा बोली जाती है? तो एक देश है जिसका नाम है ताजुबेकिस्तान, और इस ताजुबेकिस्तान में जो ब्रज भाषा बोली जाती है उसको ताजुबेकी ब्रज भाषा कहते हैं, ताजुबेकी ब्रज भाषा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी साहित्यिक रचना की। ब्रज भाषा में जो साहित्यिक रचनाएं की गई है, जो साहित्यिक रचनाएं हुई है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए बात करें इसकी साहित्यिक रचना की, तो ब्रज भाषा, आप हम लोग जानते हैं कि ब्रज भाषा का जो इस्तेमाल है वो 1400 से 1900 ईस्वी तक लगभग होता रहा। तो इस दौरान जो साहित्यिक रचनाएं की गई, जो गद्य और पद्य की रचनाएं की गई वो ब्रज भाषा में की गई। तो इसका जो साहित्य है वो बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही संपन्न है, ठीक है। तो अगर बात किया करें हम कि इस ब्रज बोली में या ब्रज भाषा में प्रथम वो कौन सी रचना है जिसको की गई थी, प्रथम रचना कौन सी है जिसको की गई थी, या कहिए कि इस बोली में या ब्रज भाषा में वो प्रथम रचना कौन सी है जो इस भाषा में रचित की गई थी या लिखी गई थी। तो इस ब्रज भाषा की प्रथम रचना है, प्रथम रचना की अगर बात किया जाए तो प्रथम रचना आपका कौन सा है? प्रथम रचना है इस बोली की, तो प्रथम रचना है आपका प्रद्युम्न चरित्र। कौन सा है? प्रद्युम्न चरित। इसके लेखक का नाम है सुधीर अग्रवाल। क्या नाम है? सुधीर अग्रवाल। क्या नाम है जी? सुधीर अग्रवाल। इसके लेखक का क्या नाम है? सुधीर अग्रवाल। ब्रज भाषा की प्रथम रचना है आपका प्रद्युम्न चरित और इसके लेखक हैं सुधीर अग्रवाल। प्रद्युम्न का नाम आप लोग जानते हैं? प्रद्युम्न और कोई नहीं बल्कि पांडव पुत्र अर्जुन के पुत्र थे और द्रौपदी के पुत्र, ठीक है। तो प्रद्युम्न जो व्यक्ति है, प्रद्युम्न एक बालक था, ठीक है, आप ही की तरह एक बालक था। तो प्रद्युम्न इतना तीव्र बुद्धि का था कि वो अपनी माँ के गर्भ में एक युद्ध कला होता है जिसको चक्रव्यूह को भेदना कहते हैं, ठीक है। तो वो कला को अपनी माँ के कोख में ही सुन करके जो है उस कला को वो जान गए थे, तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए चक्रव्यूह की योजना बनाई, जिसको भेदते हुए जिसको चीरते हुए प्रद्युम्न उसमें घुस गए, ठीक है, उसमें घुस गए। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि प्रद्युम्न जब अपनी माँ के कोख में इस युद्ध कला को सुन रहे थे तो वो केवल आधा सुने थे, उसको पूरी तरह से नहीं सुने थे। यानी चक्रव्यूह को किस तरह से भेदना है या किस तरह से घुसना है उसके अंदर, केवल इस चीज़ के बारे में वो सुने।
चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है इसके बारे में प्रद्युम्न ने नहीं सुने थे और इसलिए उनको पूरी जानकारी नहीं थी। तो हुआ भी ऐसा ही, जब कौरवों ने ये चक्रव्यूह रचा तो प्रद्युम्न तो है घुस गए उसमें, अपना रथ लेकर के घुस गए उसमें, ठीक है, लेकिन वो उससे निकल नहीं पाए, उससे बाहर नहीं निकल पाए और नतीजा ये हुआ कि कौरवों ने उनको चारों तरफ से घेर करके उनकी हत्या कर दी, ठीक है। तो ये है प्रद्युम्न चरित्र, तो उन्हीं के बारे में एक किताब है प्रद्युम्न चरित्र। अब बात करें इस बोली की सबसे महत्वपूर्ण रचना, इस बोली की सबसे महत्वपूर्ण रचना की, तो इस बोली की सबसे महत्वपूर्ण रचना है सूरसागर। क्या है? सूरसागर। सबसे महत्वपूर्ण रचना की अगर बात करें तो वो है सूरसागर। क्या है जी? सूरसागर। कौन सा है? सूरसागर, या सूरसागर भी है और है क्या? साहित्य लहरी। क्या है? साहित्य लहरी। क्या है जी? साहित्य लहरी। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है जी? इनके लेखक हैं सूरदास। कौन है? सूरदास। कौन है जी? सूरदास, ठीक है, सूरदास। इसके लेखक कौन है? सूरदास। सूरदास को हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने हमारे भाषा विद्वानों ने एक अलग नाम दिया है। सूरदास जी को हमारे भाषा विद्वानों ने एक अलग नाम दिया है। हमारे भाषा वैज्ञानिक या हमारे भाषा विद्वान जो हैं वो सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टछाप का जहाज कहते हैं। अष्टछाप का जहाज कहते हैं। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहते हैं। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहते हैं। अब बताइए कि ये अष्टछाप क्या है? अब आपको लग रहा होगा कि ये अष्टछाप क्या है भाई? अष्टछाप किसे कहते हैं? अष्टछाप किसे कहते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अष्टछाप क्या है। सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज कहते हैं, ठीक है। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहते हैं, ठीक है। अब बताइए कि ये अष्टछाप क्या है? अष्टछाप किसको कहते हैं? ये अष्टछाप क्या होता है? तो अष्टछाप जो था, ध्यान से सुनिए, अष्टछाप जो है वो आचार्यों का समूह है। क्या है? आचार्यों का समूह, यानी विद्वानों का समूह है, या कहिए विद्वानों का एक मंडली, एक ग्रुप, ठीक है। विद्वानों का एक क्या है? मंडली है। क्या है? जिसमें कितने सदस्य थे? इसमें कितने सदस्य थे? नाम से देख लीजिए, अष्ट मतलब 8। इसमें कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। 8 सदस्य थे। तो इसको क्या थे? ये क्या था? तो आचार्यों का समूह था। क्या था? आचार्यों का समूह था। आचार्यों का ग्रुप था, ठीक है। आचार्यों का ग्रुप था। आचार्यों का ये क्या था? ग्रुप था। इसमें कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि अकबर के दरबार में जो दरबारी सदस्य थे उनमें जो मुख्य व्यक्ति थे उनको क्या कहते हैं? नवरत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? नवरत्न कहते हैं। तो उसी तरह से आचार्यों का एक समूह था, एक मंडली था जिसका नाम था अष्टछाप। क्या था? अष्टछाप, ठीक है। क्या था इसका नाम? अष्टछाप। इसका निर्माण कौन किए थे? तो इसका निर्माण किए थे वल्लभाचार्य जी ने किया था इनका निर्माण। इनको निर्माण करने वाले कौन थे? वल्लभाचार्य, ठीक है। इसमें वल्लभाचार्य जी के पुत्र भी थे। इनमें वल्लभाचार्य जी के पुत्र भी थे। इसका नाम था विट्ठल दास, ठीक है। इसी अष्टछाप में सूरदास जी भी थे। इसी अष्टछाप में सूरदास जी भी थे। तो अब यहाँ पर आता है कि सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज क्यों कहते हैं, ठीक है। देखिए, किसी ग्रुप में या किसी मंडली में कोई एक व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण वो क्यों बनता है? वो अपने कर्मों से बनता है। तो उस मंडली में अष्टछाप में 8 सदस्य थे, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, जो सबसे अच्छा काम किया, जो सबसे समृद्ध, जो सबसे संपन्न काम किया, जो सबसे ऐतिहासिक काम किया है, वो किसने किया है? सूरदास जी ने किया। अब जैसे कोई जहाज होता है तो कोई जहाज जो क्या करता है? सबको लेकर के चलता है, ठीक है। और उस जहाज का फिर नाम किसके कारण होता है? जो व्यक्ति उसको ले जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति किसी ग्रुप का नेतृत्व करता है या जिस ग्रुप में वो जो व्यक्ति सबसे अच्छा काम कर देता है, उस ग्रुप की पहचान उस व्यक्ति से हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ है,
अष्ट छाप तो बना, इसमें 8 से 10 थे, लेकिन इस अष्ट छाप का जो पहचान बना वो किसी कारण बना? सूरदास जी के कारण बना। किसी कारण बना? सूरदास जी के कारण। यानी सूरदास जी जो है ये अष्ट छाप के समूह में, अष्ट छाप की मंडली में सबसे ज़्यादा प्रमुख थे, सबसे ज़्यादा अच्छा काम किए थे। तो इस कारण से जो है हमारे जो भाषाविद है, हमारे जो भाषा विज्ञानी जो लोग हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? इनको सूरदास जी को अष्ट छाप का जहाज कहा, क्योंकि अष्ट छाप की मंडली में, आचार्यों की मंडली में जो सबसे बढ़िया काम किया, सबसे बेजोड़, सबसे जबरदस्त जो काम किया है वो किसने किया है? सूरदास जी ने किया। इसलिए इनको अष्ट छाप का जहाज कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं और महत्वपूर्ण रचनाओं की जो इस बोली में या इस भाषा में की गई। ठीक है, हमारी जो ब्रज भाषा है बहुत ही समृद्ध है, तो और भी रचनाएं होगी इसमें, और भी इसमें लेखक होंगे, और भी रचनाकार होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए बात करते हैं रचना की और उनके रचनाकारों की। कुछ रचना और उनके रचनाकार। ठीक है, रचना, रचनाकार लिखने वाले क्या लिखा गया ना जो। तो सबसे जो प्रथम रचना है ब्रज भाषा में वो आपको लोग जानते ही हैं, क्या नाम है? प्रद्युम्न चरित्र। प्रद्युम्न चरित्र, इसके लेखक कौन है? सुधीर अग्रवाल। कौन है? सुधीर अग्रवाल है, सुधीर अग्रवाल। ठीक है, दूसरा बात करें तो सूरदास जी की। सूरदास जी की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है कौन सा? सूरसागर। कौन है? सूरसागर। ठीक है, सूरसागर। और इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी क्या है? साहित्य लहरी। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? सूरदास। ठीक है, सूरदास। सूरदास जी को अष्ट छाप का जहाज कहते हैं। ठीक है, बात करें बैताल पचीसी की। आप लोग बैताल पचीसी तो पढ़वे किए होंगे। बैताल पचीसी, तो बैताल पचीसी के लेखक हैं मानिक जी। इनका नाम है मानिक। ठीक है, इनका नाम मानिक है। बात करें स्वर्गारोहण की। बात करें स्वर्गारोहण की। बात करें रुक्मिणी, बात करें रुक्मिणी मंगल की। बात करें स्नेह लीला की। बात करें स्नेह लीला की, तो इसके लेखक हैं विष्णुदास। कौन है? विष्णु। इसके लेखक हैं विष्णुदास। इसके लेखक कौन है? विष्णुदास। ठीक है, बात करें गीतावली की। ठीक है, गीतावली, ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है। तो गीतावली के लेखक कौन है? गीतावली के लेखक हमारे हैं कौन है? तुलसीदास जी हैं। गीतावली के लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं। गीतावली के लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं। गीतावली के लेखक कौन है? तुलसीदास जी। एक और महत्वपूर्ण रचना है सुदामा चरित्र। क्या है? सुदामा चरित्र। इसके लेखक हैं नरोत्तम दास। कौन है? नरोत्तम दास। नरोत्तम दास हैं। ठीक है, सुदामा जो थे, सुदामा श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। जब भगवान श्री कृष्ण ऋषि मुनि के कुटिया में रह करके जब अपना शैक्षणिक काल गुजार रहे थे ना, तो शैक्षणिक काल के जो उनके जो मित्र थे उनका नाम है सुदामा। ठीक है, शैक्षणिक काल में उनके जो मित्र थे उनका नाम है सुदामा। ठीक है, आप लोग के भी शैक्षणिक काल में बहुत से मित्र थे, हमारे भी थे। तो भगवान श्री कृष्ण के जो शैक्षणिक काल के मित्र थे उनका नाम है सुदामा। ठीक है, तो ये थी ब्रज भाषा के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, ये थी ब्रज भाषा के बारे में संपूर्ण और पूरी जानकारी। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।